वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो की हम बात करेंगे। ये वीडियो संबंधित है हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो यहाँ पे सामान्य हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस क्रम में जो पहला प्रश्न ये है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संक्षेप, दूसरा है विस्तार, तीसरा ऑप्शन है विग्रह और डी ऑप्शन है विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन अव्ययी भाव पद है। यहाँ पहला ऑप्शन है गृहागत, बी है आचार कुशल, सी है प्रतिदिन और डी ऑप्शन है कुमारी। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव पद है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है। ठीक है, चक्रपाणी, बी ऑप्शन है चतुर्युगम, सी ऑप्शन है श्वेतांबर और डी ऑप्शन है माता पिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर में कर्मधारय समास है। गजानन में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, गजानन में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है कर्मधारय समास। तो ध्यान रखिएगा, गजानन में जो है वो बहुव्रीहि समास है। क्या? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, देवासुर में कौन सा समास है। अब आपको बताना है कि देवासुर में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, बी ऑप्शन है कर्मधारय और सी है तत्पुरुष और डी है द्वंद्व समास। तो देवासुर में है द्वंद्व समास। वन गमन में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, वन गमन में समास पूछा जा रहा है। तो पहला है बहुव्रीहि, बी है द्विगु, सी है तत्पुरुष और डी है कर्मधारय। तो वन गमन में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, पंचतंत्र में आपको समास बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय, बी है बहुव्रीहि, सी है द्विगु समास और डी है द्वंद्व समास। तो पंचतंत्र में जो समास है वो है द्विगु समास। देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में, तो देशभक्ति में पहला ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है तत्पुरुष, सी ऑप्शन है द्वंद्व और डी ऑप्शन है बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर है बी तत्पुरुष समास। तो देशभक्ति में आपको तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल बताना है। तो ए ऑप्शन है निशिदिन, बी ऑप्शन है त्रिभुवन, सी है नीलकंठ और डी है पुरुष सिंह। तो इसका सही उत्तर है सी नीलकंठ। नीलकंठ में आपको बहुव्रीहि समास देखने को मिलेगा। ओके, त्रिलोचन में कौन सा समास है। पहला है ए अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सी बहुव्रीहि। देखिए, यहाँ पे जो कुछ अति महत्वपूर्ण जो समास है और उन समास से जो संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो है हमने यहाँ पे संकलन किया है। तो प्लीज इन समास के जो उदाहरण दिए गए हैं उनको जरूर आप अपने दिमाग में रखिए। ओके, नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है। आपको चौराहा का समास बताना है। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव और डी है द्विगु। तो इसका सही उत्तर है डी द्विगु समास आपको चौराहा में मिलेगा। ठीक है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ठीक है, तो द्विगु यहाँ पे ऑप्शन है, द्वंद्व ऑप्शन है, कर्मधारय ऑप्शन है और तत्पुरुष ऑप्शन है। ठीक है, तो विशेषण और विशेष से जो समास बनता है वो है कर्मधारय समास। ठीक है, तो ऑप्शन में है तो कर्मधारय ठीक बताना है आपको। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इसलिए रखा गया है कि ध्यान दीजिएगा कि जब केवल इस तरीके से बोला जाए कि विशेषण और विशेष और ये ना बताया जाए कि पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है, तो केवल नॉर्मल इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कर्मधारय समास। ठीक है, किसमें सही समासिक पद है। तो यहाँ ऑप्शन है पुरुष धन्वी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी और डी है मंत्री परिषद।
तो इसका सही उत्तर है बी, दिवारात्रि। तो सही समास पद दिवारात्रि था। निम्न में से संधि की दृष्टि से अशुद्ध पद बताना है। ठीक है, अशुद्ध पद बताना है। तो यहाँ पे है मन प्रसाद, बी है, दूसरा है अधः पतन, तीसरा है मनोकामना और चौथा है निरोग। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, मनोकामना। तो संधि की दृष्टि से मनोकामना जो है वो गलत है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे, मनोकामना। वाक प्लस मय का शुद्ध संधि युक्त पद कौन सा है? पहला ऑप्शन है वाग्मय, दूसरा है वांग्मय, तीसरा है वर्णमय और चौथा है वर्णमय। ठीक है, तो इसका जो है इसको इस तरीके से हम जो है इसको लिखेंगे। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन सही है चौथा। नेक्स्ट, तनवंगी पद में संधि बताना है। ठीक है, पहला है यण संधि, दूसरा अयादि संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर है यण संधि। गवेषणा, गवेषणा पद का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो गौ प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गौ प्लस एषणा, अगौ एषणा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दूसरा, गो प्लस एषणा, वो हो जाएगा गवेषणा। नेक्स्ट, देव्यर्पण, देव्यर्पण पद में संधि क्या है? यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर है यण संधि। अब नेक्स्ट है खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? खग प्लस एस पहला ऑप्शन, खग प्लस ईस दूसरा ऑप्शन, खग प्लस ईस तीसरा ऑप्शन और खगा प्लस एस चौथा ऑप्शन। इसका सही उत्तर है खग प्लस ईस। तो इसका सही जो है संधि विच्छेद होगा खगेश का खग प्लस ईस। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी क्या है? ठीक है, प्राकृत है कि पाली है कि अपभ्रंश है कि संस्कृत है? तो हिंदी की आदि जननी आदि जननी जो है आपको संस्कृत है। ठीक है, ओके। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, बी ऑप्शन है 28 सितंबर, सी है 10 अक्टूबर और डी है 11 जून। इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, बी है विभाषा, सी है तकनीकी भाषा और डी है राजभाषा। तो ध्यान रखिए, भारतवर्ष में जो हिंदी है वो राजभाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, बी ऑप्शन है देवनागरी, सी है सौराष्ट्री और डी है गुरुमुखी। तो इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है। क्या हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है प्राकृत, उसके बाद प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, बी ऑप्शन है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, सी है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत और डी ऑप्शन है पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। तो इसका सही उत्तर है डी, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। ये सही क्रम है, इसको जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह, ध्यान दीजिए, हिंदी वर्णमाला में आपको आयोग वाह वर्ण कौन से हैं ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है ई और बड़ी ई, दूसरा ऑप्शन है उ, सी है अंग अ और डी है अ आ। तो इसका सही उत्तर है अंग अ। वर्णमाला कहते हैं, तो आपको बताना है कि वर्णमाला किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, बी ऑप्शन है शब्द गणना को, सी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को और डी ऑप्शन है शब्द के समूह को। तो वर्णमाला है सी ऑप्शन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क ग, बी है थ ध, सी है फ भ और डी है अ आ। तो देखिए अल्प प्राण जो होते हैं वो होते हैं क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, इन सबके जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर क्या होगा? ए, क और ग। कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है, पहला ऑप्शन है घ, बी है म, सी है ध और डी है ख। तो अमानक वर्ण है म। ठीक है, बी ऑप्शन। स्वागत में प्रयुक्त संधि बताना है, मतलब कि स्वागत में कौन सी संधि प्रयोग हुई है।
पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी है यण संधि और डी है वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर है यण संधि। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है? ठीक है, स्वर संधि बताना है। पहला है रजनीश, बी है तपोगुण, सी है सदाचार और डी है अतएव। तो इसका सही उत्तर है रजनीश। रजनीश में स्वर संधि है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन है अभि प्लस सेक, बी है अभि प्लस सेक, सी है अभि प्लस सेक और डी है अभि प्लस शेक। तो इसका सही उत्तर है ए, अभि प्लस सेक, वो हो जाएगा अभिषेक। ओके, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है अयादि, बी है यण, सी है दीर्घ, डी है गुण संधि। तो यद्यपि में प्रयुक्त जो संधि है वो है यण संधि। ठीक है, पवित्र का सही संधि विच्छेद बताना है। पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, पू प्लस इत्र और डी ऑप्शन है पौ प्लस इत्र। इसका सही उत्तर है पू प्लस इत्र, पवित्र। काव्योर्मी, ये अक्सर इसका जो है वो संधि विच्छेद पूछा जाता है। ठीक है, काव्योर्मी। तो काव्योर्मी में सही संधि विच्छेद क्या है? काव्य प्लस उर्मी, का प्लस व्योर्मी, कवि प्लस उर्मी और काव्य प्लस उर्मी। इसका सही उत्तर है काव्य प्लस उर्मी। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? नी, नी, नीरी या नीर। तो निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है नीर। ठीक है, डी। नेक्स्ट, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो पहला ऑप्शन है धुंध, बी है ला, सी है धुंध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ला। धुंधला में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो ला है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पहला है प्रभाव, बी है पराजय, सी है ओढ़ना और डी है अपवाद। तो ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? ठीक है, तो पहला है अनु, बी है अ, सी है कु और डी है नी। तो इसका सही उत्तर है बी अ। ओके, एक और ये प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान, ध्यान दीजिएगा, दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, बी है बहुब्रीहि, सी है द्वंद्व और डी है द्विगु। तो इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पुस्तक, बी है विद्यालय, सी है योगी और डी है लेखक। इसका सही उत्तर है बी, विद्यालय। विद्यालय एक यौगिक शब्द है, विद्या प्लस आलय। प्रयोग की नजर में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ध्यान से देखिए, प्रयोग की नजर में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है समानार्थक, बी है विपरीतार्थक, सी है प्रयोगात्मक और डी है अनेकार्थक। तो ये है समानार्थक। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है कि संकर शब्द है कि तत्सम शब्द है कि देशज शब्द है? तो विभावरी जो है एक तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? घुड़सवार, नाक, पीला, लंबोदर। इसका सही उत्तर है लंबोदर। लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। पहला ऑप्शन है मुंह, बी है प्रलाप, सी है मर्म और डी है बैंक। इसका सही उत्तर है मुंह। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है यौगिक, बी है मिश्रित, सी है रूढ़ और डी है योग रूढ़। इसका सही उत्तर है यौगिक। नेक्स्ट, कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर, डिबरी, ढोर, पगड़ी। तो पुष्कर जो है वो देशज शब्द नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है तद्भव, बी है संकर, सी है तत्सम और डी है देशज। तो इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, देशज। नेक्स्ट, चाय। चाय किस भाषा का शब्द है? आपसे यहां पूछा जा रहा है कि चाय किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है
जापानी, बी है फ्रेंच, सी है चीनी और डी है अंग्रेजी। इसका सही उत्तर है चीनी। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, बी है डच, सी है चीनी और डी है फ्रेंच। इसका सही उत्तर है स्टेशन जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसमें हमने समास और संधि के कुछ विशेष शब्दों का या उनके उदाहरणों का हमने संकलन किया था। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार व्यक्त करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि किस में जो है आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है केवल मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आदित्य, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? आपको बताना है किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विवाद, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो जो प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है वो है ऑप्शन नंबर 3, अभिजात प्लस या। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? आपको बताना है कि किस में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अकथनीय, या ऑप्शन नंबर 2। जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देगा? ठीक है, तो इसका है ऑप्शन नंबर 2, परा। तो परा में हम जय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पराजय। पंजाबी शब्द में प्रत्यय है, आपको बताना है कि पंजाबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ये है ई, ऑप्शन नंबर 3। कर प्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है कि कर प्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है। तो ये है हितकर, ऑप्शन नंबर 2। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? आपको बताना है कि कौन जो है वो पश्च स्वर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आ। तजोमय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, तो तजोमय का जो सही संधि विच्छेद है वो है तेजह प्लस मय, ऑप्शन नंबर 3। निराधार में प्रयुक्त संधि क्या है? निराधार में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। तो निराधार में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, मैतक में संधि क्या है? मैतक में संधि क्या है? तो मैतक में संधि है ऑप्शन नंबर 4, वृद्ध संधि। हिंदी में, ये मैं नहीं है, ये मैं है। ठीक है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 22। निम्नलिखित शब्द इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है। यह है ऑप्शन नंबर 4, पथिक। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो यह है प्रेष। प्रेष जो है वो समूहवाचक प्रत्यय में नहीं आता है। अगला प्रश्न, कुटज। कुटज जो है किसकी रचना है? आपको बताना है कि कुटज किसकी रचना है। तो कुटज जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न, पूस की रात किस रचनाकार की रचना है? तो पूस की रात जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। ध्रुव स्वामिनी नाटक, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम बताना है। तो ये है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार का नाम बताना है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर डी। दशरथ सुत तीहू लोक बखाना राम नाम का मरम है, पंक्ति है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है तुलसीदास जी की, ऑप्शन नंबर डी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होय।
ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की। किसकी? कबीरदास की। अगला क्वेश्चन ये है कि संतन कहाँ सीकरी शौकाम, ये किसकी पंक्ति है? या ये बोल जाए ये किसकी पंक्ति, किसके द्वारा लिखी हुई पंक्ति है? तो ये है कुम्भन दास, ऑप्शन नंबर सी। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, ध्यान से देखिए, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना होए लेव, सो जाको कुछ लेना होए लेव, ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की, ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। अगला प्रश्न, गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सूत होए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सूत होए, ये है तुलसीदास की। एक सेकंड, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना होए लेव, ध्यान दीजिए ये जो है तुलसीदास का नहीं है, ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर सी, विठल नाथ। ध्यान से देख लीजिए, विठल नाथ की रचना है, ये पंक्ति है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कुछ लेना होए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मगहर स्थान का संबंध किससे है? आपको बताना है कि मगहर स्थान का संबंध किससे है। तो ये स्थान जो है संबंधित है कबीरदास जी से। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? तो कबीर की रचनाओं का संकलन धर्मदास ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार थी? तो ये थी रचना सूरसागर। तो सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? वह है सूरसागर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो है आदिकाल की रचना। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? ठीक है, तो संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है तुलसीदास जी की, ऑप्शन नंबर डी। बिहारी किस काल के कवि थे? आपको बताना है कि बिहारी किस काल के कवि थे। तो ये है रीति काल के। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय रचनाकार का नाम बताना है। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गांधी जी को राष्ट्र कवि की उपाधि गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दिया गया था? तो ये थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? तो व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ क्या बना देती है? तो ये है दुविधा, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये है देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह को। क्या? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। अगला प्रश्न, अति सुधो सने को मारग है, किसकी पंक्ति है? अति सुधो सने को मारग है, किसकी पंक्ति है? तो ये है घनानंद की, ऑप्शन नंबर डी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो ये है बीजोपन काल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, किसकी पंक्ति है?
तो ये पंक्ति है रसलीन की, ऑप्शन नंबर सी, या इनको सैयद गुलाम नबी भी बोलते हैं। ठीक है। हिंदी नई चाल में ढली, कथन किसका है? हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन है, ये स्टेटमेंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये है भगवती चरण वर्मा की। तो भगवती चरण वर्मा की क्या पंक्ति है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। अगला प्रश्न, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ती है। ठीक है। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किस में दिखाई पड़ती है? तो ये दिखाई पड़ती है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में आपको छायावादी प्रवृत्ति की रचनाएं सबसे पहले दिखाई देती हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा विशेषण अविकारी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो सुंदर जो विशेषण है वो अविकारी है। अगला प्रश्न, दुष्ट आदमी, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? तो दुष्ट आदमी में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए। खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? तो खट्टा दही में भी गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत आदमी में क्लियरिटी नहीं है, तो इस वजह से ये अनिश्चित संख्यावाचक है। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी। 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? तो 4 दिन वो तो फिक्स है ना, तो इस वजह से निश्चित संख्यावाचक है। ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिए, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा जो है तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कोमलता। कोमलता क्या है? ये तुलनात्मक विशेषण का एग्जाम्पल नहीं है। गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है? ये है गरीबी। ऑप्शन नंबर ए। हर एक किस प्रकार का विशेषण है? तो हर एक जो है प्रत्येक बोधक है। क्या? प्रत्येक बोधक। ऑप्शन नंबर सी। तिंगुना चौगुना शब्द कौन सा विशेषण है? तो तिंगुना जो है ये आवृत्तिवाचक है। ठीक है, आवृत्तिवाचक। ऑप्शन नंबर सी। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कि विशेषण के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। अब इसमें से ये जो प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शंस को देखिए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य है ये पहला, मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा। ठीक है, ये जो है ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, कौन सा समूह गलत है? उदक जल, उदक ऊर्जा, ऋतु सत्य, ऋतु वर्षा, शरद आदि, असित काल, आसित खाया हुआ, आरती पीड़ा, आरसी आईना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। कर बैठ चल, कर बैठ चल आदि धातु का प्रकार है। तो किस प्रकार की धातु का है? तो यह है मूल धातु। ऑप्शन नंबर 2। सभा में एक एक करके लोग आते रहे, वाक्य में विशेषण क्या है? तो एक एक करके, तो इसमें जो विशेषण है प्रत्येक बोधक संख्या वाचक। ऑप्शन नंबर 3। किस समूह में कर्मधारय समास है? आपको बताना है कि किस समूह में कर्मधारय समास है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गतांक, काली मिर्च, तलघर। मोहन शेर से डरता है, निम्न वाक्य में आपको कारक बताना है। ठीक है, तो शेर से डरता है में जो कारक है वो है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर 4। आपको बताना है कि अघोष वर्णों, जो अघोष वर्ण है इनमें से कौन है। ठीक है, तो अघोष वर्ण है च, ठ, स, फ। ऑप्शन नंबर 4।
किस शब्द में प्रत्यय है, आपको बताना है कि कौन से शब्द में प्रत्यय है। तो ये है ननिहाल। प्रत्यर्पण शब्द बना है, आपको बताना है कि प्रत्यर्पण शब्द किससे बना है। तो ये बना है प्रति प्लस अर्पण से। किससे? प्रति प्लस अर्पण से। अगला प्रश्न, मानसिक शब्द बना है किससे? तो मानसिक शब्द बना है मनस प्लस इक से। ऑप्शन नंबर 4। प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं, प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है ये आपको बताना है। तो प्रत्यय से जो नहीं बना है वह है निगल। ऑप्शन नंबर 4। संकल्प शब्द में उपसर्ग है, संकल्प शब्द में जो उपसर्ग है ऑप्शन नंबर बी शम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है, तो आपको बताना है कि पर्याप्त शब्द में उपसर्ग क्या है। यह है ऑप्शन नंबर 1 परि। प्रचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो प्रचार्य शब्द में जो उपसर्ग है ऑप्शन नंबर 4 प्र। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द में जो उपसर्ग है यह है ऑप्शन नंबर 3 उत। महात्म्य शब्द है, आपको बताना है कि महात्म्य शब्द कैसा है। यह है जातिवाचक शब्द। शायद कमरे में कोई छिपा है, अब इसमें ये जो है रेखांकित है, इसमें आपको बताना है कि वाक्य में शब्द है कैसा। ये है ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है, आपको बताना है कि कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है। तो ये है कोमलता। ऑप्शन नंबर 4। व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होने वाली मात्राओं की संख्या होती है, तो व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होने वाली मात्राओं की संख्या ये होती है ऑप्शन नंबर 1 10। नासिक के व्यंजन होते हैं, ठीक। तो नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? तो ये होते हैं पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर, ठीक है। 1। विसर्ग का उच्चारण किस व्यंजन के अनुसार होता है? तो विसर्ग का उच्चारण ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार होता है। शुद्ध शब्द का चयन करना है, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द है अवश्यंभावी। ऑप्शन नंबर डी अवश्यंभावी, ठीक है, या ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 या। जो पंचम वर्ण होता है वो नासिक होता है। कौन से शब्द में तद्धित प्रत्यय है? आपको बताना है कौन से शब्द में तद्धित प्रत्यय है। यह है मध्यांतर। ऑप्शन नंबर 1। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द नहीं है, तो वाक्यांश के लिए कौन सा सार्थक शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 मरने का इच्छुक, ये है मुमूर्ष। पक्षी का प्रयाची नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो पक्षी का प्रयाची नहीं है। तो ये है सैरभी, ठीक है। बाकी की ये जो 3 है वो पक्षी के प्रयाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। कौन से समूह में भिन्न अर्थ वाला अनेकार्थक शब्द है? कौन से समूह में भिन्न अर्थ वाला अनेकार्थक शब्द है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 केतु काला चमक। आपको इसमें अशुद्ध शब्द छांटना है, तो अशुद्ध शब्द है प्रलयंकर। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये जो है वो गलत है। कौन से मुहावरे का अर्थ गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो गलत है वो है कंधा लगाना, ठीक है, अर्थी उठाना, ये गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, तो ये है संबोधन। संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। चिंता शब्द से बना विशेषण है, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 चिंतनीय। भोजन करते ही वह सो गया, वाक्य में क्रिया है, तो यह है तात्कालिक क्रिया। कौन सा? तात्कालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर 2। रात में तारों का टिमटिमाना अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया है। रात में तारों का टिमटिमाना अच्छा लगता है, इसमें क्रिया है नाम धातु।
अगला प्रश्न, चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है, वाक्य है, कैसा वाक्य है ये? समुच्चय बोधक वाक्य, ऑप्शन नंबर 3। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4, उन्नतशील। अब आपको बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर इसमें बी, उन्नतिशील, ठीक है, उन्नतिशील ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका शुद्ध शब्द है। शुद्ध वाक्य है, अब इसमें देखिए शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर 4, हमारे समाज में कुरीतियां अब भी प्रचलित हैं, यह शुद्ध वाक्य है। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द युग्म सही है। तो इसका सही शब्द युग्म है निर्झर, झरना, निर्जर, देवता। वह पढ़ाई कर चुका है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह पढ़ाई कर चुका है, इसमें क्रिया बताना है, तो इसमें क्रिया है संयुक्त, ऑप्शन नंबर 4। सकर्मक क्रिया का उदाहरण छांटिए, सकर्मक क्रिया का उदाहरण, सतीश ने केले खाए, यह जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताना है, ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2, संकेत वाचक। क्या सुंदर बगीचा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है, ठीक है, क्या सुंदर बगीचा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये कैसा है? ये है विस्मयादि बोधक, यहां पे ये चिन्ह भी लगा हुआ है। किस क्रमांक के मूल स्वर हैं, ठीक है, तो किस क्रमांक में मूल स्वर हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर 3, ऊ में। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होकर निम्न में से कौन सी संज्ञा बनती है? फिर से इस प्रश्न को देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होकर निम्न में से कौन सी संज्ञा बनती है, ये आपसे प्रश्न है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4, जातिवाचक। थोड़े गेहूं बिखर गए, वाक्य में यह है रेखांकित वाक्य, थोड़े गेहूं बिखर गए, वाक्य में रेखांकित, रेखांकित शब्द में विशेषण आपको बताना है। तो थोड़े गेहूं, तो थोड़े गेहूं को तो आप गिन तो सकते नहीं, तो ये कैसा होगा? अनिश्चित होगा, अनिश्चित परिणाम वाचक, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, ठीक है। तो थोड़े गेहूं बिखर गए, वाक्य में जो विशेषण है वो है अनिश्चित परिणाम वाचक। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि हम बड़ों का आदर करते हैं। ध्यान से देखिए, हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार आपको बताना है, या किस प्रकार का वाक्य है। पहला ऑप्शन है आज्ञार्थक, दूसरा है निश्चयार्थक, तीसरा है संकेतार्थक और चौथा ऑप्शन है इच्छार्थक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, निश्चयार्थक। तो हम बड़ों का आदर करते हैं, यह निश्चयार्थक तरीके का ये वाक्य है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। कारतूस, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखिए, कारतूस फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही है, जनता। जनता हमेशा जो है वो एक वचन में प्रयुक्त होता है, बाकी के जो है वो बहुवचन है। आगे, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है इसमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या है। संविधान, प्रवेश, परिवहन, गवेषणा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गवेषणा। गवेषणा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, में कि चल भी नहीं सकता है। आपको बताना है कि यह जो वाक्य है वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। तो इसमें जो कि चल भी नहीं सकता वो किस प्रकार का वाक्य है?
तो ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, मैं कि चल भी नहीं सकता, क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न, पवन शब्द में आपको संधि बताना है। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में संधि है अयादि संधि, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है उपसर्ग रहित है। तो ये है छात्र, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है अकर्मक क्रिया है। पढ़ना, हंसना, लिखना और खाना। तो इसमें जो खाना है, ठीक, पढ़ना, हंसना, लिखना, खाना, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, हंसना। हिंदी व्यंजनों में क वर्ग के सभी ध्वनियां हैं। आपको बताना है कि क वर्ग की ध्वनियां किस प्रकार की हैं। तो क वर्ग की सभी ध्वनियां जो है वो कंठ हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ, ध्यान दीजिए, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, संयोग द्वित्य, तीसरा स्पृष्ट और चौथा है ईषत्। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संयोग द्वित्य, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण है। आपको बताना है कि व्यंजनों में कौन अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण है। तो यहाँ पे ऑप्शन है श, द, म, ब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, श। निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें से लघु स्वर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, जो री है वो लघु स्वर में आता है। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है? आपको बताना है विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है। तो विसर्ग जो है वो कंठ वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। शब्दों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है, चील, उल्लू, केचुआ, पक्षी। इसमें आपको बताना है कि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है। तो ये है चील। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा कौन सा गुण है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पहला लाला, लालाइन, सुकुल, सुकलाइन, बाघ, बाघिन, मामा, मुमानी। तो इसका सही उत्तर है सुकुल, सुकलाइन। ये जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से सामान्य भविष्यतः काल सूचक वाक्य का चयन करना है। तो सामान्य भविष्यतः काल का जो सूचक वाक्य है वह है, उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा? वाक्य में कौन सा काल है? ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। अगर वह आता हुआ तो क्या होगा? वाक्य में कौन सा काल है? तो यह है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर तीसरा। निम्न शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो ऑप्शन है दासत्व, बड़प्पन, धैर्य और सजावट। इसका सही उत्तर है सजावट। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न ये था कि निम्न शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? यह है सजावट। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, ठीक है, तो उच्चारण शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद है उत् प्लस चारण। तो ऑप्शन नंबर डी, उत् प्लस चारण, ये हो गया उच्चारण। निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण आपको बताना है। तो करण कारक का उदाहरण है, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2, ड और ढ, ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। अनुस्वार को कहते हैं, अनुस्वार को क्या कहते हैं? तो अनुस्वार को अयोगवाह भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर 2, अत्यधिक विस्तृत
होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम बताना है आपको। मतलब ये सारी उनकी रचनाएं हैं, लेकिन सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन सी रचना जो है वो प्रकाशित हुई थी, इस क्रम के हिसाब से आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदेगीत, ये सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सेना का पर्यायवाची है, आपको बताना है कि सेना का पर्यायवाची क्या होता है। तो सेना का पर्यायवाची होता है कटक। अगला प्रश्न, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। उक्त पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। तो इसमें यह अलंकार है यमक अलंकार। इस प्रश्न को फिर से देखिए, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। इसमें है यमक अलंकार। मगही किस उपभाषा की बोली है, आपको बताना है मगही किस उपभाषा की बोली है। तो ये है बिहारी भाषा, बिहारी उपभाषा की। वर्ण में व का उच्चारण स्थान है, ये है ऑप्शन नंबर 3 दंत ओष्ठ। ध्यान से देखिए, प्रश्न ये है कि वर्ण व का उच्चारण स्थान आपको बताना था, तो ये है दंत ओष्ठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है। तो ये है तरु छाया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तरु छाया जो है वर्तनी युक्त, ये शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, आपको बताना है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द है काज। निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, ठीक है। तो शैलेश मटियानी की कौन सी रचना नहीं है, यह है एक सड़क 57 गलियां, ये शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। अधोगति में उपसर्ग आपको बताना है कि अधोगति में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग है ऑप्शन नंबर 3 अधा। आवाहन, आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा। तो आवाहन का विलोम शब्द है विसर्जन। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में बुराइयों शब्द में संज्ञा है, तो इसमें संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। ध्यान से देखिए, बुराइयों से सदैव दूर रहिए में इस वाक्य में बुराइयों शब्द में जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, अनुपस्थित में उपसर्ग है, आपको बताना है कि अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है। तो ये है उपसर्ग अन। सही कथन युक्त का चयन कीजिए, आपको सही कथन युक्त का जो है वो चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, शशि का रही है और नाच रही है, संयुक्त वाक्य, ये सही है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, सरल वाक्य, ये भी सही है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, मिश्र वाक्य, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 उपयुक्त सभी सही है। अंकुर का पर्याय क्या है, अंकुर का पर्याय होता है नवोभित। ऑप्शन नंबर 1। वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, आपको बताना है कि वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। यह होता है अन्य पुरुष। ऑप्शन नंबर 4। अनुभवी का विशेष है, ऑप्शन नंबर 2 अनुभव, अनुभवी का विशेष है अनुभव। अगला प्रश्न, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। तो यह है 2 किलो अनाज दे दीजिए। तो 2 किलो अनाज दे दीजिए, यह है परिणामवाचक विशेषण। तारीख शब्द है, आपको बताना है कि तारीख शब्द कैसा शब्द है। तो तारीख शब्द जो है वो विदेशी शब्द है, कैसा, विदेशी। अगला प्रश्न, उपानह शब्द का क्या अर्थ है, आपको बताना है कि उपानह शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उपानह शब्द का अर्थ होता है जूता। लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है कि लघु उत्तरीय शब्द में संधि कौन सी है। तो लघु उत्तरीय शब्द में संधि है दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर 4।
में पर किस कारक के चिन्ह है? में पर किस कारक के चिन्ह है? तो में पर जो कारक है ये है अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुटुंब, ऑप्शन नंबर 3। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, ठीक है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 संबोध बोधक अव्यय। अगला प्रश्न, धन का प्रवाची शब्द नहीं है, उसे चुनिए। धन का प्रवाची जो शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 द्रव। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है। ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ईर्ष्या। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियां जो है वो अनुस्वार कहलाती हैं। फिर से देखिए, अनुस्वार क्या है? स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियां। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, यही ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि है, आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। आंधी आने पर वे एक घर में छुप गए, ठीक है, आंधी आने पर वे एक घर में छुप गए, ये है मिश्र वाक्य। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है, ठीक है, अल्प विराम, ठीक है, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है अल्प विराम। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो और से पहले न तो पूर्ण विराम का, न तो अल्प विराम का, न तो प्रश्नवाचक का। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी का प्रयोग नहीं होता है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताना है आपको। तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम होता है निकृष्ट, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर है अभिषेक, ये है शुद्ध शब्द। यथाविधि का सही उत्तर बताइए, आपको बताना है यथाविधि का सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर 2 विधि के अनुसार। किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कृतज्ञ। कंगाली में आटा गीला का अर्थ आपको बताना है, ठीक है, तो नष्ट भ्रष्ट कर देना, ये होता है कंगाली में आटा गीला। हिंदी व्याकरण के किन स्वरों में कंठ तालव्य स्वर होता है? ठीक है, हिंदी व्याकरण के किन स्वरों में कंठ तालव्य स्वर होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 ए। गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? आपको बताना है कि गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है। तो ये है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 3। समासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन करना है। तो समासिक शब्दों में जो अधिकरण तत्पुरुष है वो है काना फूसी। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है? ठीक है, आपको बताना है कि निम्न शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है। तो ये है पाप पुण्य, पाप पुण्य, ऑप्शन नंबर 3। हिंदी व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी व्याकरण में जो मूल स्वरों की संख्या होती है वो होती है 4। यहां पे पूछा जा रहा है आपसे कुल स्वरों की नहीं, हिंदी व्याकरण में जो मूल स्वर होते हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है, वो संख्या होती है 4। अगला प्रश्न, सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद है। ठीक है, तो सीता पढ़ रही होगी, इसका वर्तमान काल का उपभेद है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन नंबर 2। लेन देन कौन सा समास है? ठीक है, लेन देन कौन सा समास है? तो ये है इतरेतर द्वंद्व, ऑप्शन नंबर 2। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपको बताना है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो ये है आप भला तो जग भला, ऑप्शन नंबर 2।
महर्षि का सही संधि विच्छेद चुनिए। ठीक है, तो महर्षि का सही संधि विच्छेद है महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर 4। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपको चुनना है, तो ये है व्यवसायिक, ऑप्शन नंबर 2। व्यवसायिक जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपको बताना है कि पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो पाठक का स्त्रीलिंग रूप है पाठिका, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप है। ठीक है, तो ये है मिठाइयाँ, ऑप्शन नंबर 3। मिठाइयाँ जो है मिठाई का वो बहुवचन है। भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 4। श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपको बताना है कि श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो श्रीमान शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, अगला प्रश्न, गांठ में बांधना, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो गांठ में बांधना मतलब खूब याद रखना, ऑप्शन नंबर 2। या जीवन, याव जीवन किस समास का उदाहरण है? ठीक है, ये है अव्ययी भाव समास। या जीवन जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक, तो ये हमारे सामने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। राजस्थानी खाली स्थान है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। ये है पहाड़ी। संयुक्ताक्षर है, इनमें से आपको बताना है कि संयुक्ताक्षर कौन सा है। तो कुम्हार संयुक्ताक्षर है। अगला प्रश्न, हंस शब्द का अर्थ है एक पक्षी। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं निपात। तो अगर आपसे पूछा जाए निपात क्या है, तो वे अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, वे निपात कहलाते हैं। अगला प्रश्न, विसर्ग में पहले ई या ऊ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का, यहाँ पे खाली स्थान है तो विसर्ग का हो जाता है। तो आपको बताना है विसर्ग का क्या हो जाता है, तो वो बन जाता है स। अगला प्रश्न, पुष्प का प्रवाची निम्न में से कौन सा है? तो पुष्प का प्रवाची है सुमन। जो नया आया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? नवागंतुक। अगला प्रश्न, गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? गै प्लस अक, ये है गायक। पाप का विलोम शब्द पुण्य। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सम्मुख। अगला प्रश्न, घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? द्वंद्व समास। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है? क्रोध में आना। परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से क्या है? परिणति। वात्सल्य रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है? तो यह है वत्सल। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में चुनना अनिवार्य है। तो वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तो दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में से चुनिए, अनिवार्य। तो अनिवार्य का विलोम आपको मिलेगा वैकल्पिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। दवानल, इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनना है। तो दवानल का मतलब है जंगल की आग को दवानल बोलते हैं। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके इसके लिए एक उचित शब्द बताना है, अवर्णनीय। नेक्स्ट, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है गंगा जल। गिरह कट का समास विग्रह बताना है। ठीक है, तो गिरह को काटने वाला वो कहलाएगा गिरह कट।
वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। हमारे सामने हिंदी का ये प्रश्न पत्र है, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि स्वर सहित व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे स्वर सहित व्यंजन है क। क क्या है? एक स्वर सहित व्यंजन है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न में। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अनुनासिक। र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो र का प्रयोग ऐसे किया जाता है जिस प्रकार प्राचीन में प्रयोग हुआ है। तो र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग हम कैसे करेंगे? जिस तरीके से प्राचीन में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में, यहाँ पे खाली स्थान है, क्या आ जाता है? तो वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है। ठीक है, डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। कैसा चांद, कैसा चांद खाली स्थान है, सुंदर चेहरा है। इस वाक्य में उचित निपात का चयन करना है। क्या? यहां पे आपको निपात बताना है। तो यहां पे निपात है सा। बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो बाण का पर्यायवाची शब्द है तीर। अगला शब्द, जिसकी चार भुजाएं हों। तो ये प्रश्न है, जिसकी चार भुजाएं हों उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? वो कहलाएगा चतुर्भुज। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से क्या है? प्रत्यागत। देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? यह है देव प्लस ऋषि। रक्षक का विलोम शब्द क्या है? रक्षक का विलोम हो जाएगा भक्षक। ती प्रत्यय, ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो यह है शक्ति। देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो देवासुर शब्द में समास है द्वंद्व समास। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ है आदि से अंत तक। शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो ये है, इस तरीके से शासन लिखते हैं। अगला प्रश्न, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। इस पंक्तियों में या इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? आपको रस बताना है। तो इसमें है वीर रस। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गाता, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभाता। इसमें आपको अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। बद, बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बद है उर्दू फारसी भाषा का उपसर्ग। अगला प्रश्न, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ा, अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। इसमें अलंकार बताना है आपको। तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। स्थाई भाव के साथी होते हैं। तो स्थाई भाव के साथी होते हैं संचारी भाव। अधखिला में आपको उपसर्ग बताना है। तो अधखिला में उपसर्ग है अध। प्रश्न यह है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के भेद होते हैं 5। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, आपको निम्न में से बताना है कि तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें कोण जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, विदेशी शब्द नहीं है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में काजू, कारतूस, पेट और जमीन में कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? तो वो है पेट। अगला प्रश्न, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है गैर कानूनी। ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है। तो ऊंचे ऊंचे शब्द पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। ठीक। समूह का प्रवाची निम्न में से कौन सा है? तो समूह का प्रवाची है वृंद। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? उसको बोलेंगे पार्थिव।
चैन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है कि चैन में कौन सी संधि विच्छेद है। तो ये है चे प्लस अन। अगला प्रश्न, सफल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सफल का विलोम शब्द है विफल। कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये है कुपात्र। चरण कमल शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो ये है कर्मधारय समास। कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो कान खोलने मुहावरे का अर्थ है सावधान रहना, या सॉरी सावधान करना। तो कान खोलना मुहावरे का अर्थ है सावधान करना। उद्धृत, उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो उद्धृत का शुद्ध रूप ये है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो इसमें है रौद्र रस। तो है क्या ये? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा में रौद्र रस है। अगला प्रश्न, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है यमक अलंकार। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्तियों को चुनिए। इसमें कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर। तो कपड़ा का मतलब चीर, घर निकेत, पुत्री दुहिता और मयूर मतलब केकी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर में सही उत्तर वाली पंक्ति है चीर, निकेत, दुहिता और केकी। इति श्री करना, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। इति श्री करना का मतलब होता है कार्य समाप्त करना होता है। अगला प्रश्न, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य ही, सगुन मूर्ति सर्वेश की। यह निम्न में से क्या है? तो यह है उल्लाला। क्या है? उल्लाला। विनिमय शब्द निम्नलिखित में से किस विषय की शब्दावली है? तो विनिमय जो है शब्द इस्तेमाल होता है वाणिज्य में। यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो यथामति उदाहरण है अव्ययी भाव समास का। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। तो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है क्यारी। अगला प्रश्न, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? ये कहलाते हैं अल्प प्राण। प्रस्व स्वर है, इसका उत्तर है बड़ी ई। इसको बोलते हैं पश्व स्वर। शुद्ध शब्द है कांच, शुद्ध शब्द है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो चंद्र का पर्यायवाची शब्द है हिमांशु। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? सर्वज्ञ। निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? निह प्लस कपट। तीव्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो तीव्र का विलोम शब्द है मंद। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निश्चय। नहाया धोया शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो नहाया धोया में समास है द्वंद्व समास। भिक्षा का शुद्ध रूप निम्न में से क्या है? भिक्षा। अगला प्रश्न, द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? द्वंद्व। रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है? क्रोध। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है अनुप्रास। पक्षपाती होने की अपेक्षा खाली स्थान रहने वाले का सम्मान होता है। इस
क्या में प्रयुक्त का अर्थ बताना है। तो इसमें पक्षपाती, एक मिनट, इस वाक्य के में पक्षपाती शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है, ठीक है, जो कि रिक्त स्थान में सही आए। तो पक्षपाती का विलोम आपको चुनना है इसमें। तो पक्षपाती का विलोम है यहाँ पे निष्पक्ष। अगला प्रश्न, जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अद्वितीय। अगला प्रश्न, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द क्या है? उपाध्यक्ष। तो एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है उपाध्यक्ष। 9 2 11 होना, यह किस प्रकार का वाक्यांश है? यह है मुहावरा। गिरधर का समास विग्रह बताना है। तो गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न उपसर्ग से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न ये है कि अनुवाद, ध्यान से देखिए, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन है और, बी ऑप्शन है ऑन, सी ऑप्शन है ऑफ और डी ऑप्शन है अनु। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनु। जैसा हम जानते हैं कि उपसर्ग शब्दों के आगे प्रयुक्त होते हैं और एक नया अर्थ उत्पन्न करते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो यहाँ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, सी है 14 सितंबर 1950 और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी विषय में व्याकरण के अलावा जो कुछ अन्य क्वेश्चन जो बनते हैं कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, ठीक, या हिंदी भाषा राजभाषा कब बनी, तो इस तरीके से भी शब्द जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये प्रश्न रखा है आप लोग के सामने। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 सितंबर 1949। इसी वजह से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यहाँ पे ऑप्शन पहला है अर्ध मगधी, बी ऑप्शन है सौरसेनी, सी है ब्राचड़ और डी है मगधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सौरसेनी। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह, ये ध्यान रखिए, आयोग वाह वर्ण कौन से हैं? पहला ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, सी अंग अ और डी है अ आ। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंग और आ, ये आयोग वाह वर्ण में आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आपको बताना है कि किस में प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। सागर पहला ऑप्शन है, नगर दूसरा ऑप्शन है, अगर मगर तीसरा ऑप्शन है और जादूगर चौथा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जादूगर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है उपकार, दूसरा ऑप्शन है लाभदायक, सी ऑप्शन है पढ़ाई और डी ऑप्शन है अपनापन। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपकार। नेक्स्ट, निम्न से में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में आपको बता रहे हैं कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ए ऑप्शन है क ग, बी ऑप्शन है थ ध, सी ऑप्शन है फ ब और डी ऑप्शन है अ आ। इस प्रश्न का सही उत्तर है क ग। अब हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए, अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है, ध्यान दीजिए, जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु
कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। ठीक है। अब देख लेते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन है कौन। तो क ग अंग, च ज य, ट ड ड़ ड, त द न, प ब म, य र ल व। और अगर वर्ग के हिसाब से बोला जाए तो क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर फर्स्ट, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, 1 3 5। च वर्ग में भी सेम 1 3 5, ट वर्ग में भी 1 3 5 और त वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा, प वर्ग में भी पहला, तीसरा, पांचवा। तो इस तरीके से टोटल क च ट 3 2 5, तो 5 या 15, 15 तो ये हो गए। ठीक है। क से लेके प वर्ग तक चारों अंत्यस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं, य र ल व। ठीक है। तो 15 + 4 ये हो गए। और एक उच्छिप्त व्यंजन अंगा। ठीक है। अ, अंगा। तो इस तरीके से 15 4 19 और 1 टोटल 20 हो गए। तो याद कैसे रखना है कि हर वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, इसके साथ में य र ल व अंतस्थ व्यंजन, और एक आता है उच्छिप्त व्यंजन जिसको अंगा बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके से अब हम बात करेंगे नेक्स्ट महाप्राण व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। देख लेते हैं। ख ग, छ झ, ठ ड, थ ध, ह भ। इनकी संख्या कितनी होगी? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ये हो गए 10 प्लस ढ 11 और श स स ह, ये हो गए 4। तो क वर्ण में ख और घ की बात की जा रही है, तो क वर्ण में ख और घ है क्या? दूसरा और चौथा। इसी तरीके से च वर्ण में छ और झ है, वो भी दूसरा और चौथा। ट वर्ण में भी दूसरा और चौथा। त वर्ण में भी दूसरा और चौथा। प वर्ण में भी दूसरा और चौथा। तो इस तरीके से ये 10 हो गए। इसके साथ में ढ 11, एक मिला लिया तो, और स श स ह, ये 4। तो टोटल कितने हो गए? 15। इनकी संख्या याद रखेगा। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी? 20। ठीक है। और महाप्राण की संख्या 15। नेक्स्ट आते हैं, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ये मूवी भी आई थी, हो सके पेपर सेटर के दिमाग में ये आ जाए कि ब्रह्मास्त्र का जो है संधि विच्छेद ही पूछे हैं। तो इसका संधि विच्छेद होगा ब्रह्म प्लस अस्त्र। क्या? ब्रह्म प्लस अस्त्र। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 42। नेक्स्ट, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, कि सर्वनाम के साथ, कि विशेषण के साथ, कि क्रिया के साथ? इसका उत्तर है क्रिया के साथ। नेक्स्ट, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पहला है बे, बी है इन, सी है बेई और डी है बेइन। तो इसका सही उत्तर है बे। नेक्स्ट, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन से हैं? इसमें यह बताना है कि किसमें उपसर्ग लगा ही नहीं है। पहला ऑप्शन है सुयोग, बी है विदेश, सी है अत्यधिक और डी है सुरेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सुरेश। आते हैं नेक्स्ट, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें ऑप्शन है ची, बी है चीर, सी है यू और डी है आयु। इसका सही उत्तर है चीर। पुरोहित में उपसर्ग बताना है। तो पुरोहित में उपसर्ग में जो ऑप्शन दिए गए हैं, पुरस पहला, बी पुरा, सी पुरा और डी है पुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है पूरा।
समास का शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पे समास का शाब्दिक अर्थ बताना है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ध्यान रखिएगा, संक्षेप। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष और डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्मधारय। नेक्स्ट, हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश और संघ की राजभाषा। तो 351 में बात ये की गई है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट, जिस समास के दोनों पद अप्रधान, ध्यान दीजिए दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहां पे कौन सा समास होता है? तो इसका उत्तर है बहुव्रीहि। जितेंद्री में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व, बी ऑप्शन है बहुव्रीहि, सी ऑप्शन है तत्पुरुष और डी ऑप्शन है कर्मधारय। इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि। नेक्स्ट, देशांतर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष और लास्ट है कर्मधारय। तो इसका उत्तर है कर्मधारय समास। निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव पहला है ऑप्शन, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि। नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, बी ऑप्शन है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव और डी है द्विगु समास। तो चौराहा में डी द्विगु समास। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? सी 5, ये याद रखिएगा, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। व्यर्थ शब्द किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो पहला ऑप्शन है ई प्लस अ, बी ऑप्शन है ई प्लस उ, सी ऑप्शन है ई प्लस ए और डी ऑप्शन है बड़ी ई प्लस अ। इसका सही उत्तर है ई प्लस अ। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है उत प्लस हरण। तो यहाँ पे उद्धरण में सही जो संधि विच्छेद है उत प्लस हरण। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं, देशांतर की बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय। इसका सही उत्तर है तत्पुरुष, ना कि कर्मधारय। तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, देशांतर में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कि शब्द के समूह को। इसका ऑप्शन है सी, वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? आपको बताना है कंठ ध्वनियां कौन सी है। य, र पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है च, ज, सी ऑप्शन है ट, ड़ और डी ऑप्शन है क, ख। इसका सही उत्तर है क, ख। छ ध्वनि, ध्यान दीजिएगा, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है घोष वर्ण, बी ऑप्शन है संयुक्त वर्ण, सी ऑप्शन है तालव्य और डी ऑप्शन है मूल स्वर। इसका सही उत्तर है संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम, ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ है पहला ऑप्शन छ, बी ऑप्शन है त्र, सी ऑप्शन है ज्ञ और डी ऑप्शन है क। तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? याद रखिएगा क। सुनने में अटपटा लग रहा होगा लेकिन याद रखिएगा क के बाद छ आता है, ऑप्शन है डी। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज, ध पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ज प्लस य, सी ऑप्शन है ज प्लस य और डी ऑप्शन है आधा ज प्लस य। तो इसका सही उत्तर है डी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अन्वेषण,
पहला ऑप्शन इस तरह से अन्वेषण, अन्वेषण, तो इसमें याद रखिएगा अन्वेषण ऐसे लिखते हैं सी। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना, जाह्नवी, जाह्नवी, जाह्नवी और जाह्नवी। इसका सही उत्तर है बी, जाह्नवी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आधि प्लस पतन, अध प्लस पतन, आध पतन, आधो पतन, तो ये है अध पतन। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कुमुदनी, ये है कुमुदिनी, ये है कुमदुनी और कुमुदुनी, तो यहाँ पे सही उत्तर है ये बी। दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद प्रति प्लस उपकार पहला ऑप्शन है, प्रति प्लस उपकार दूसरा है, प्रति प्लस अपकार और डी ऑप्शन है प्रत प्लस उपकार। तो इसका सही उत्तर है प्रति प्लस उपकार, बी। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद बताना है, परि प्लस आवरण पहला ऑप्शन है, परिध प्लस आवरण दूसरा है, परिधि प्लस आवरण तीसरा है और पर्या प्लस आवरण। तो इसका सही उत्तर है परि प्लस आवरण। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यु पहला ऑप्शन है, प्रति दूसरा ऑप्शन है, प्र तीसरा है और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रति, क्या प्रति। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नी। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बतानी है, तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 42। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव पहला ऑप्शन है, कर्मधारय दूसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास और डी ऑप्शन है सुपुरुष जो है उसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? यहाँ पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर है सी, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट, द्विगु समास का उदाहरण बताना है, पहला है दिन रात, बी है त्रिभुवन, सी है अन्वय और डी है चतुरायन। इसका सही उत्तर है त्रिभुवन। परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है अव्ययी भाव और सी ऑप्शन है कर्मधारय और डी ऑप्शन है तत्पुरुष। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्मधारय समास। ठीक, अब ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिंदी भाषा से संबंधित। इन प्रश्नों को जो है आप मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए, जहाँ त्रुटि हो तो उसको भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसमें और क्या संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और इस सीरीज को जो है हम लोग जारी रखेंगे इसी तरीके से। जो अच्छे प्रश्न हैं उनको हम लाते रहेंगे, बस आप चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी या ये कहें समान हिंदी के प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। इसका सही उत्तर है डी, वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ओके, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज या ऑप्शन डी ट, ड़। इसका सही उत्तर है ए, क, ख। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्थान के आधार पर इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ड, ढ।
नेक्स्ट, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? श, य, ग, ज। इस प्रश्न का सही उत्तर है य, बी। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ध्यान दीजिए, प्रश्न यह है कि हिंदी वर्णमाला में आयुग व वर्ण कौन से हैं? ठीक है, अ, आ, ई, उ, अंग, अ। इसका सही उत्तर है डी, अंग, अ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि श, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। इसका सही उत्तर है सी, संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी, अंग्रेजी की या डी ऑप्शन दक्षिण भाषाओं की। इसका सही उत्तर है बी, अरबी फारसी की। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? पहला ऑप्शन है क, बी है छ, सी है त्र और डी है ज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ और डी ऑप्शन है अकारात। इसका सही उत्तर है डी। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कि छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस स, क प्लस च, क प्लस छ और क प्लस श। इसका सही उत्तर है ए, क प्लस स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन स्वर नहीं है। अ, उ, ए और य। इसका सही उत्तर है डी, य। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तालव्य व्यंजन, आपको बताना है कि तालव्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। पहला ऑप्शन है च, छ, ज, झ। बी ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ और सी ऑप्शन है त, थ, द, ध और डी ऑप्शन है प, फ, ब, म। इसका सही उत्तर है ए, च, छ, ज, झ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ध्यान दीजिए, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है ये बताना है। तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ्य। इसका ऑप्शन है सी, अंतस्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि श, श, स, ह किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ्य। इसका सही उत्तर है ऊष्म व्यंजन। तो श, 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 ह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इनमें से किसे अर्ध स्वर कहते हैं? ठीक, तो य, र उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, य और र जो हैं वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निरनुनासिक, ध्यान से देखिए, निरनुनासिक का उदाहरण नहीं है? आ, ई, उ, ए। इसका सही उत्तर है डी, ए। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व, श, 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 ह, छात्राज्ञा, प, फ, ब, भ। ठीक, छात्राज्ञा, सी। नेक्स्ट, ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ध्यान से देखिए, ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, मूर्धन्य और नासिक्य। इसका सही उत्तर है बी, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य जो है ए, ऐ और वर्ण, ए, ऐ वर्ण जो है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से महाप्राण कौन से हैं? आपको बताना है कि निम्न में से महाप्राण कौन से हैं? ख, घ, क, च, य, र, त, द। आपको पता होना चाहिए कि हर एक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क वर्ग में दूसरे और चौथे नंबर पे क्या आएगा? ख और घ आएगा। तो इस वजह से महाप्राण क्या होगा? ख और घ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न वर्ण में
ध्यान दीजिए, निम्न वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। अ की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है डी, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। तो इस प्रकार यह वीडियो जो है वो समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो की हम बात करेंगे। ये वीडियो संबंधित है हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो यहाँ पे हिंदी, सामान्य हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस क्रम में जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संक्षेप, दूसरा है विस्तार, तीसरा ऑप्शन है विग्रह और डी ऑप्शन है विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन अव्ययी भाव पद है। यहाँ पहला ऑप्शन है गृहागत, बी है आचार कुशल, सी है प्रतिदिन और डी ऑप्शन है कुमारी। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव पद है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है। ठीक है, चक्रपाणी, बी ऑप्शन है चतुर्युगम, सी ऑप्शन है श्वेतांबर और डी ऑप्शन है माता पिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर में कर्मधारय समास है। गजानन में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, गजानन, गजानन में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है कर्मधारय समास। तो ध्यान रखिएगा, गजानन में जो है वो बहुव्रीहि समास है। क्या, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, देवासुर में कौन सा समास है। अब आपको बताना है कि देवासुर में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, बी ऑप्शन है कर्मधारय और सी है तत्पुरुष और डी है द्वंद्व समास। तो देवासुर में है द्वंद्व समास। वन गमन, वन गमन में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, वन गमन में समास पूछा जा रहा है। तो पहला है बहुव्रीहि, बी है द्विगु, सी है तत्पुरुष और डी है कर्मधारय। तो वन गमन में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, पंचतंत्र में आपको समास बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय, बी है बहुव्रीहि, सी है द्विगु समास और डी है द्वंद्व समास। तो पंचतंत्र में जो समास है वो है द्विगु समास। देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में, तो देशभक्ति में पहला ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है तत्पुरुष, सी ऑप्शन है द्वंद्व और डी ऑप्शन है बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर है बी, तत्पुरुष समास। तो देशभक्ति में आपको तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल बताना है। तो ए ऑप्शन है निशिदिन, बी ऑप्शन है त्रिभुवन, सी है नीलकंठ और डी है पुरुष सिंह। तो इसका सही उत्तर है सी, नीलकंठ। नीलकंठ में आपको बहुव्रीहि समास देखने को मिलेगा। ओके, त्रिलोचन में कौन सा समास है। पहला है ए अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सी, बहुव्रीहि। देखिए, यहाँ पे जो कुछ अति महत्वपूर्ण जो समास है और उन समास से जो संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो है हमने यहाँ पे संकलन किया है। तो प्लीज इन समास या इन समास के जो उदाहरण दिए गए हैं उनको जरूर आप अपने दिमाग में रखिए। ओके, नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है। आपको चौराहा का समास बताना है। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव और डी है द्विगु। तो इसका सही उत्तर है डी, द्विगु समास आपको चौराहा में मिलेगा। ठीक है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ठीक है, तो द्विगु यहाँ पे ऑप्शन है, द्वंद्व ऑप्शन है, कर्मधारय ऑप्शन है और तत्पुरुष ऑप्शन है। ठीक है, तो विशेषण और विशेष से जो समास बनता है वो है कर्मधारय समास। ठीक है, तो ऑप्शन में है तो कर्मधारय ठीक बताना है आपको। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इसलिए रखा गया है कि ध्यान दीजिएगा
कि जब केवल इस तरीके से बोला जाए कि विशेषण और विशेष, और ये ना बताया जाए कि पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है, तो केवल नॉर्मल इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कर्म धारय समास। ठीक है। किसमें सही समासिक पद है, तो यहाँ ऑप्शन है पुरुष धन्वी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी और डी है मंत्री परिषद। तो इसका सही उत्तर है बी दिवारात्रि। तो सही समासिक पद दिवारात्रि था। निम्न में से संधि की दृष्टि से अशुद्ध पद बताना है। ठीक है, अशुद्ध पद बताना है। तो यहाँ पे है मना प्रसाद, बी है दूसरा है अधः पतन, तीसरा है मनोकामना और चौथा है निरोग। तो इसका सही उत्तर है तीसरा मनोकामना। तो संधि की दृष्टि से मनोकामना जो है वो गलत है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे मनोकामना। वाक प्लस मय का शुद्ध संधि युक्त पद कौन सा है? पहला ऑप्शन है वाग्मय, दूसरा है वांग्मय, तीसरा है वर्णमय और चौथा है वाण्मय। ठीक है, तो इसका जो है इसको इस तरीके से हम जो है इसको लिखेंगे, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन सही है चौथा। नेक्स्ट, तनवंगी पद में संधि बताना है। ठीक है, पहला है यण संधि, दूसरा अयादि संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर है यण संधि। गवेषणा, गवेषणा पद का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो गौ प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गौ प्लस एषणा और गौ एषणा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दूसरा गो प्लस एषणा, वो हो जाएगा गवेषणा। नेक्स्ट, देव्यर्पण, देव्यर्पण पद में संधि क्या है? यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर है यण संधि। अब नेक्स्ट है खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? खग प्लस एस पहला ऑप्शन, खग प्लस ईस दूसरा ऑप्शन, खग प्लस ईस तीसरा ऑप्शन और खगा प्लस एस चौथा ऑप्शन। इसका सही उत्तर है खग प्लस ईस। तो इसका सही जो है संधि विच्छेद होगा खगेश का खग प्लस ईस। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी क्या है? ठीक है, प्राकृत है कि पाली है कि अपभ्रंश है कि संस्कृत है? तो हिंदी की आदि जननी आदि जननी जो है आपको संस्कृत है। ठीक है, ओके। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, बी ऑप्शन है 28 सितंबर, सी है 10 अक्टूबर और डी है 11 जून। इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, बी है विभाषा, सी है तकनीकी भाषा और डी है राजभाषा। तो ध्यान रखिए भारतवर्ष में जो हिंदी है वो राजभाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, बी ऑप्शन है देवनागरी, सी है सौराष्ट्री और डी है गुरुमुखी। इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है। क्या हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है प्राकृत, उसके बाद प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, बी ऑप्शन है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, सी है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत और डी ऑप्शन है पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। तो इसका सही उत्तर है डी पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। ये सही क्रम है, इसको जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह, ध्यान दीजिए, हिंदी वर्णमाला में आपको आयोग वाह वर्ण कौन से हैं ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है ई और बड़ी ई, दूसरा ऑप्शन है उ, सी है अंग अ और डी है अ आ। तो इसका सही उत्तर है अंग अ। वर्णमाला कहते हैं, तो आपको बताना है कि वर्णमाला किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, बी ऑप्शन है शब्द गणना को, सी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को और डी ऑप्शन है शब्द के समूह को। तो वर्णमाला है सी ऑप्शन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क ग, बी है थ ध, सी है फ भ और डी है अ आ। तो देखिए अल्प प्राण जो होते हैं वो होते हैं क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, इन सबके जो है पहला, तीसरा और
पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर क्या होगा? ए, क और ग। कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है, पहला ऑप्शन है घ, बी है म, सी है ध और डी है ख। तो अमानक वर्ण है म। ठीक है, बी ऑप्शन। स्वागत में प्रयुक्त संधि बताना है, मतलब कि स्वागत में कौन सी संधि प्रयोग हुई है। पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी है यण संधि और डी है वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर है यण संधि। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है? ठीक है, स्वर संधि बताना है। पहला है रजनीश, बी है तपोगुण, सी है सदाचार और डी है अतएव। तो इसका सही उत्तर है रजनीश। रजनीश में स्वर संधि है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन है अभि प्लस सेक, बी है अभि प्लस सेक, सी है अभि प्लस सेक और डी है अभि प्लस शेक। तो इसका सही उत्तर है ए, अभि प्लस सेक, वो हो जाएगा अभिषेक। ओके, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है अयादि, बी है यण, सी है दीर्घ, डी है गुण संधि। तो यद्यपि में प्रयुक्त जो संधि है वो है यण संधि। ठीक है, पवित्र का सही संधि विच्छेद बताना है। पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, पो प्लस इत्र और डी ऑप्शन है पौ प्लस इत्र। इसका सही उत्तर है पो प्लस इत्र, पवित्र। काव्योर्मी, ये अक्सर इसका जो है वो संधि विच्छेद पूछा जाता है। ठीक है, काव्योर्मी। तो काव्योर्मी में सही संधि विच्छेद क्या है? काव्य प्लस उर्मी, का प्लस व्योर्मी, कवि प्लस उर्मी और काव्य प्लस उर्मी। इसका सही उत्तर है काव्य प्लस उर्मी। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? नी, नी, नीरी या नीर। तो निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है नीर। ठीक है, डी। नेक्स्ट, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो पहला ऑप्शन है धुंध, बी है ला, सी है धुंध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ला। धुंधला में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो ला है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पहला है प्रभाव, बी है पराजय, सी है ओढ़ना और डी है अपवाद। तो ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? ठीक है, तो पहला है अनु, बी है अ, सी है कु और डी है नी। तो इसका सही उत्तर है बी और। ओके, एक और ये प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान, ध्यान दीजिएगा, दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, बी है बहुब्रीहि, सी है द्वंद्व और डी है द्विगु। तो इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पुस्तक, बी है विद्यालय, सी है योगी और डी है लेखक। इसका सही उत्तर है बी, विद्यालय। विद्यालय एक यौगिक शब्द है, विद्या प्लस आलय। प्रयोग की नजर में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ध्यान से देखिए, प्रयोग की नजर में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है समानार्थक, बी है विपरीतार्थक, सी है प्रयोगात्मक और डी है अनेकार्थक। तो ये है समानार्थक। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है कि संकर शब्द है कि तत्सम शब्द है कि देशज शब्द है? तो विभावरी जो है एक तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? घुड़सवार, नाक, पीला, लंबोदर। इसका सही उत्तर है लंबोदर। लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। पहला ऑप्शन है मुंह, बी है प्रलाप, सी है मर्म और डी है बैंक। इसका सही उत्तर है मुंह। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है यौगिक, बी है मिश्रित, सी है रूढ़ और डी है योग रूढ़। इसका सही उत्तर है यौगिक। नेक्स्ट, कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर, डिबरी, ढोर,
पगड़ी, तो पुष्कर जो है वो देशज शब्द नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है तद्भव, बी है संकर, सी है तत्सम और डी है देशज। तो इसका सही उत्तर है डी, ठीक है, देशज। नेक्स्ट, चाय। चाय किस भाषा का शब्द है? आपसे यहां पूछा जा रहा है कि चाय किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है जापानी, बी है फ्रेंच, सी है चीनी और डी है अंग्रेजी। इसका सही उत्तर है चीनी। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, बी है डच, सी है चीनी और डी है फ्रेंच। इसका सही उत्तर है स्टेशन जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें हमने समास और संधि के कुछ विशेष शब्दों का या उनके उदाहरणों का हमने संकलन किया था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार व्यक्त करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।